एक ऐसा गॉड जिसका नाम सुन के इवन सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और एक ऐसी पावर जो पूरे विलेज को सिर्फ कुछ सेकंड में ही फ्लड कर दे। वन पीस चैप्टर 1182 ने फाइनली हमें सिर्फ यूमो की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ नहीं दिखाई बल्कि वर्ल्ड के हिडन गॉड्स और एशियंट फियर्स का डार्क ट्रूथ भी रिवील कर दिया। लोकी और ईमो की बैटल अब सिर्फ एक स्ट्रेंथ का क्लैश नहीं रहा, ये गॉड्स के वार में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इस chaos के बीच रेन गॉडेस ज़ाज़ा का नेम पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है जहाँ से लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लोकी और ईमो फाइट कर रहे हैं और इस चैप्टर में उनकी बैटल अभी भी ऑन गोइंग ही होती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लोकी अपना एक अटैक यूज करता था और हिम के नाम से, और उस अटैक का ब्लास्ट बहुत ज्यादा बड़ा था, बट स्टिल ईमो को उस अटैक से कुछ नहीं होता। वो अपनी लाइटनिंग पावर्स को अपने वेपन रेगनीर के संग कंबाइन करता है और यहाँ पे रिवील भी होता है कि रेगनीर एक ऐसा वेपन है जिसने मिथिकल स्वान स्क्रिल फ्रूट मॉडल रहता टॉस्कर कंज्यूम किया है। अगर आप मुझे बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हो तो ये चीज मैंने पहले प्रेडिक्ट कर रखी थी कि रेगनीर एक ऑर्डिनरी हैमर था जिसने रेटा टॉस्कर फ्रूट कंज्यूम किया है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इसी वजह से लोकी अपने अटैक्स में आइस और लाइटिंग दोनों को कंबाइन कर पाता है, और दूसरी तरफ ईमो मैसिव फायरबॉल्स यूज करता है और एक नई नेम टेक्निक दिखाता है जिसका नाम है जीजी मीती। आई एम सॉरी अगर मैं इसका नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। वेल ये अटैक कोई रैंडम नेम अटैक नहीं है बल्कि ओडा ने इसके थ्रू एक रियल माइथोलॉजी रेफरेंस इंट्रोड्यूस किया है जो ऑनेस्टली काफी टेरिफाइंग है। एस्टेक माइथोलॉजी में सीजी माइंड को स्टार डीमन या डार्कनेस की गॉड्स माना जाता था। ये ऐसे सुपर नेचुरल बींग्स है जो स्काई के सेकंड लेयर में रहते थे और नॉर्मली इनविजिबल होते थे लेकिन सोलर इक्लिप्स के टाइम अपीयर करते थे। और सबसे स्कैरी पार्ट एस्टेक लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर सनराइज होना बंद कर दे या वर्ल्ड का बैलेंस टूट जाए तो ये सीजी माइंड अर्थ पे डिसेंड करके ह्यूमैनिटी को डिवार कर लेते और इनकी अपीयरेंस भी काफी हॉरिफाइंग होती है। स्केलेटल बॉडीज, एक्सपोज्ड बोन्स, क्लॉस और ह्यूमन हार्ट्स के नेकलेसेस। और एक्जैक्टली इसी वजह से ईमो को ये अटैक और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है बिकॉज ईमो लिटरली डार्कनेस और डिस्ट्रक्शन से कनेक्टेड पावर यूज कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सीजी माइंड सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं थे। एस्टेक माइथोलॉजी में वो बैलेंस, क्योस और कॉस्मिक फियर को रिप्रेजेंट करते थे। एनीवेज अब हम मेन स्टोरी पे वापस मूव करते हैं तो बैटल के बीच ईमो निधोक को एड्रेस करता है एंड उसे ट्रेटर डिक्लेयर कर देता है। वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि निधोक ने ऐसा क्या करा होगा जिस वजह से ईमो ने उसे ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। इज इट बिकॉज उसने हरल्ड को मारा है या इसके पीछे कोई और रीजन हो सकता है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द मेन स्टोरी। यहाँ पे हमें लिलिथ और बॉनी दिखाई जाती है जहाँ पे बॉनी लिलिथ से बोलती है कि ये बहुत ज्यादा फ्रीकी है, मैं किसी ऐसी चीज से फाइट नहीं कर सकती। देन लिलिथ बोलती है ऑफ कोर्स लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी तो इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत करो। फिर ये दोनों बात ही कर रहे होते कि सांची उठ ही आता है। बॉनी पीछे से बोलती है सांची तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी तो मैं आगे नहीं जाना चाहिए, बट सांची को अपने मन में एक फ्लैशबैक आता है किलिंगहम का। मुझे तुमसे डील करने की जरूरत भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि तुम अभी तक जिंदा भी कैसे हो। किलिंगहम सांची का मजाक उड़ाते हुए मिशन कंप्लीट होने की बात करता है। यहाँ से सांची को समझ में आ जाता है कि किलिंगहम का प्लान अभी भी बच्चे किडनैप करना ही है। ये चीज सोच के सांची बहुत जल्दी से मूव करता है एंड वो बोलता है हम सारे बैटल्स को अभी तक जितने हमने लड़े वाइप आउट नहीं कर सकते। ये वो लैंड है जिसे उलूफी और रूसब बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, हमें एल्बाफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये लैंड है जायंट ब्यूटीज का। अब सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पे हमें हीबो लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पे सॉल और रॉबिन होते हैं एंड वो दोनों बात कर रहे होते हैं। ये हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे एक अंडरग्राउंड पैसेज होगा स्टोर के पीछे और इसके एंड में एक सीक्रेट रूम भी होगा। फिर सॉल बिल्बो से बोलता है जो एक काउल है, तुमने सारे बुक्स फायर से प्रोटेक्ट कर दिए बिल्बो। फिर रॉबिन उससे बोलती है बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम्हारा, मैंने सोचा था कि सब जल गया। फिर सॉल बिल्बो से बोलता है मैं भी तुमसे थैंक यू बोलता हूँ लेकिन मैं तुम्हें काइंड ऑफ स्ट्रेंज समझता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है सोमर्स पे जो इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक शिप तक उठा पा रहा है और ट्रांसपोंडर स्नेल में बोलता है हेलो ये सुपर सोमर्स है, मैंने एक शिप ढूंढ लिया, 5 मिनट में बच्चे जल्दी यहाँ पे लेकर आओ। अब हमें यहाँ पे चॉपर दिखाया जाता है जो पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है एंड यहाँ पे गर्ड भी होती है। जैसे आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में ईमो ने गर्ड की उंगलियां काट दी थी बट चॉपर ने गर्ड की उंगलियां फिक्स कर दी हैं। चॉपर गर्ड से बोलता है वो कट बहुत ज्यादा क्लीन था और इसी वजह से तुम्हारी फिंगर अटैच हो पाएंगी बट इसे पूरा महीना लगेगा कम्प्लीटली हील होने में। फिर गर्ड बोलती है थैंक्स चॉपर बट मैं बहुत ज्यादा पैथेटिक हूँ, वो पर्सन मुझे होना था जिसे दूसरों की केयर करनी चाहिए थी। फिर चॉपर बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे और सारे जायंट्स भी होते हैं जिन्हें चॉपर ट्रीट कर रहा होता है एंड हजरतिन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड पड़ा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज पे जहाँ पे जोरो है। गोल्डबग जोरो को कैरी करके भाग रहा होता है एंड यहाँ पे जोरो गोल्डबग से बोलता है गोल्डबग आई एम सॉरी लेकिन मेरे साइज में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। फिर गोल्डबग बोलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं भी जायंट क्रू का मेंबर हूँ और मैं अकेला जायंट हूँ जो ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ इस फाइट में, और अगर तुम इन सारी चीजों को भी हटा दो तो ये सब एल्बाफ की प्रॉब्लम है और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ एल्बाफ की साइड से लड़ने के लिए। फिर जोरो बोलता है इस चीज की चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो, हमारे कैप्टन का एक प्रिंसिपल है कि उसके
फ्रेंड्स की कंट्री उसकी कंट्री है। गोल्डबर्ग बोलता है मैंने उस आदमी से कुछ भी कम एक्सपेक्ट नहीं करा था जिसे हर दिन एडमायर करता है। फिर जोरो बोलता है वो सारी ब्लैक फ्लेम्स स्टील बॉल्स और बॉम्ब्स में बदल रही थी और गॉड्स नाइट भी जो वहाँ पे पहले ही थे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुकी हैं। हमें उन्हें जल्दी से जल्दी डिफीट करना पड़ेगा वरना ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। और अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉमर्स और किलिंगहम दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं ट्रांसपॉन्डर स्नेल पे। किलिंगहम सॉमर्स से बोलता है सॉमर्स मैंने एक बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल चीज समन करी है जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा टेरिफाइड था। फिर सॉमर्स बोलता है तुम बहुत ज्यादा इडियट हो क्या, उस चीज से तो हम भी बहुत ज्यादा अफ्रेड हैं। फिर किलिंगहम बोलता है वेल वो अभी भी एमएमए में काउंट करा जाएगा, जो हो गया वो हो गया, अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सॉमर्स किलिंगहम से बोलता है जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करो, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देन वो गुनको की पूछता है। देन किलिंगहम बोलता है जब मैं यहाँ से आ रहा था तब मैंने उसे देखा था, मुझे लग रहा है कि वो मर चुकी है। चाहे जो भी हो लॉर्ड ईमो के पास एक ऐसी बॉडी है जो बाहर नहीं रह सकती। हमारी मिलिट्री फोर्सेस और एनिमीज की मिलिट्री फोर्सेस भी यहीं पे ही है, हमें उनकी ग्रेटनेस को डिसअपॉइंट नहीं करना है किलिंगहम। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है एंड हमें वेस्ट विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे एकदम से बारिश आ चुकी है और किलिंगहम सारे बच्चों को फिर से पकड़ लेता है अपने एमएमए की मदद से। एनीवेज अब सीन शिफ्ट होता है किलिंगहम पे एंड किलिंगहम यहाँ पे बताता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स को रेन से इतना डीप साइकोलॉजिकल फियर क्यों है, क्योंकि वो लोग क्लाउड से ऊपर होली लैंड में पैदा हुए हैं और उनके लिए आइडिया बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है कि उनके ऊपर पानी गिर सकता है। और बचपन में उन्हें एक टेरिफाइंग स्टोरी सुनाई जाती थी, बिल्कुल नीका और क्लैन ऑफ डी की स्टोरीज की तरह। ये स्टोरी एक मॉन्स्टरस रेन देती की थी जो लोअर वर्ल्ड में रहती थी और लोगों के हेड्स को पानी से कवर कर देती थी। उस देती का नाम था ज़ाज़ा और ऑनेस्टली ये डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि वन पीस में हमेशा फ्रीडम, चेंज और रिबेलियन का सिंबल रहा है। ड्रैगन का स्टॉर्म से कनेक्शन, लॉकडाउन में रेन और ज़ाज़ा का इंट्रोडक्शन आई गेस थोड़ा हमें इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन सिर्फ कॉमन लोगों से नहीं बल्कि नेचर इटसेल्फ से डरते हैं। और अगर ड्रैगन के पास ज़ाज़ा का डेविल फ्रूट होता है तो ये तो बहुत ज्यादा ही सेंस बनाने वाला है। वेल हमें यहाँ पे ज़ाज़ा का कैरेक्टर डिजाइन भी दिखाया जाता है। उसके डिजाइन में वो एक लॉन्ग हेयर्ड वूमेन है जिसके 4 आर्म्स और ट्रांसपेरेंट बॉडी है, उसके अंदर वाटर भरा हुआ दिखता है एंड वो एक वेल पहनती है और उसके सर पर एक ज्वेल्ड कोन हेड होती है जिसके पीछे एक व्हाइट रिंग फ्लोट करती रहती है। फिर किलिंगहम सॉमर्स से बोलता है हम उन बच्चों को लोड करने जा रहे हैं तो रेडी हो जाओ सॉमर्स। फिर सॉमर्स बोलता है हम कभी भी निकल सकते हैं जब तुम चाहो। बट यहाँ पे जोरो और सांजी भी आ जाते हैं एंड ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। पहले वाला चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन मेरी वीडियो नहीं, ये चैप्टर पूरे वन पीस वर्ल्ड के हिडन फियर्स, एशियंट गॉड्स और सेलेस्टियल लोर को एक्सपेंड करता है। ईमो की टेरिफाइंग पावर्स, लोकी का इंसेंट कॉम्बैक्ट और थीजी मीथी माइथोलॉजी का रेफरेंस और फाइनली रेन गॉडेस ज़ाज़ा का इंट्रोडक्शन। ओडा सेंसे क्लियरली फ्यूचर वार का मैसेज सेटअप कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस चैप्टर में फियर का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स रेन से डरते हैं, ईमो लोकी से फाइट कर रहा है और होली नाइट्स नाइटमेयर लाइक पावर्स यूज कर रहे हैं। और हमें लास्ट 2 चैप्टर से लूफी भी नहीं दिखा, मुझे लग रहा है कि लूफी नेक्स्ट चैप्टर में जरूर आएगा। और दूसरी तरफ हमें गुनको के बारे में इस चैप्टर में कोई अपडेट नहीं मिलता। वेल मैं सही बताऊं तो मुझे लग रहा है कि गुनको स्ट्रॉ हेड्स के संग होने वाले, क्योंकि गुनको के संग ब्रुक के कनेक्शंस भी हैं और जहां तक है कि गुनको ही वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होने वाली ईमो के रिट्रीट होने का। और नेक्स्ट चैप्टर में जोरो, सांजी, किलिंगहम एंड सॉमर्स होने वाला है। बट एनीवेज गाइस ये था वन पीस चैप्टर 1182 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना और मोर वन पीस थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स एंड मांगा अपडेट्स। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।